जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। तो प्यारे बच्चों, हर रोज की भांति आज 20 नहीं बल्कि 25 नए प्रश्नों के साथ जुड़ेंगे और इसके साथ हम स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन का जो सेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब इसलिए करो कि यदि कोई भी सेशन आए तो आपसे मिस ना हो और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप इस सेशन का लुत्फ उठा सके और आप जब एग्जाम में जाए तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का झंडा वहां लहरा करके आए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार को सबसे प्रभावी हथियार क्यों माना गया। जो स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार चल रहा था विदेशी वस्तुओं का, उसको सबसे प्रभावी हथियार क्यों माना गया। ऑप्शन 4 है आपके पास और इसमें से बिल्कुल सोच समझ के और शांति से आंसर देना है। बहुत ऐसे प्रश्न है जिसका आंसर बहुत कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि बिल्कुल कंसेप्ट से लिया गया क्वेश्चन है कि यदि एग्जाम में थोड़ा सा भी इधर उधर करे तो आप हर प्रश्न को बना करके आए। यह हिंसक था तो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि बिल्कुल हिंसक नहीं था। इससे अंग्रेज डर गए, ऐसी भी कोई खास बात नहीं थी। इससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई या इससे कांग्रेस मजबूत हुई। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। क्यों? क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा और जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तो उससे विदेशी वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली जो व्यवस्था थी वो बहुत कम हो गई, जिस वजह से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था क्या होने लगी, प्रभावित होने लगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और एग्जाम पॉइंटर में हम देखेंगे कि ब्रिटिश वस्तुओं की बिक्री घट गई। बिल्कुल, ब्रिटिश कपड़ा उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि जो विदेशी वस्त्र थे, विदेशी कपड़े थे, उनकी होलिका भी जलाई जाने लगी। वहां बंगाल में जगह जगह विदेशी वस्त्रों को रख करके और उसमें आग लगा दिया जाता था, उसको जला दिया जाता था। तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ विदेशी वस्तु में तो विदेशी कपड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि निम्न में से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी वस्तु थी, तो विदेशी वस्त्र होता है। ब्रिटिश कपड़ा उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ। अंग्रेजों पर आर्थिक दबाव पड़ा। जब हर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा तो आर्थिक तो दबाव पड़ेगा ही, नुकसान होगा ही। यह शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी तरीका था, यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन था वह शांतिपूर्ण तो हो ही रहा था लेकिन साथ ही साथ उसने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा। किस पे? अंग्रेजों के अर्थव्यवस्था पे। अंग्रेजों की स्थिति चरमराने लगी, जिस वजह से वो धीरे धीरे दमन नीति अपनाते हैं और दमन करने का कार्य करने लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला। आपको बताना है कि जब स्वदेशी आंदोलन भारत में चल रहा था तो उस दौरान वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला। कृषि था, हथकरघा था, खनन था, रेलवे था। तो सबसे ज्यादा हथकरघा था, यानी हाथ से बुनाई की गई या हाथ से बुनी जाने वाली वस्तु सबसे ज्यादा बिक्री होने लगी उसकी, क्योंकि यहां जो था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हथकरघा। एग्जाम पॉइंटर में देखेंगे कि भारतीय द्वारा चरखा खादी का प्रयोग किया जाने लगा। विदेशी वस्त्रों को त्याग दिया गया और उसके जगह पे खादी का प्रयोग किया जाने लगा। स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार प्रसार किया जाने लगा और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ने लगी, यानी कि भारतीयों को लगने लगा कि अब हम हर चीज को खुद निर्माण कर सकते हैं और हम आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा अधिनियम प्रेस को दबाने हेतु प्रयोग हुआ। यानी कि जो प्रेस था, जो प्रिंटिंग प्रेस था, उसको दबाने के लिए क्या लगा। जो पत्रिकाएं छापती थी, जैसे युगांतर एक पत्रिका थी, केसरी एक पत्रिका थी, अमृत बाजार एक पत्रिका थी, ये सभी पत्रिका क्रांतिकारी पत्रिका थी। इसमें क्रांति की भावना आती थी, जिस वजह से एक एक्ट बनाया गया और वह एक्ट कौन सा था आपको बताना है। ऑप्शन 4 है आपके सामने। आर्म्स एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, प्रेस एक्ट 1908 था, रॉलेक्ट एक्ट था। तो इसका आंसर होगा प्रेस एक्ट 1908 और इसके तहत जो भी पत्रिका थी उनको दबाने का काम किया जाने लगा। ब्रिटिश द्वारा राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर रोक लगा दिया गया कि जो भी समाचार पत्र यदि राष्ट्रवादी होगा उसको बाजार में नहीं बेचना है, नहीं चलने देना है।
समाचार पत्र के संपादकों की गिरफ्तारी की गई, यानी कि जो समाचार पत्र छापते थे, जो उसके संपादक थे, उनको पकड़ लिया गया। किस प्रकार के संपादक को? तो जो राष्ट्रवादी समाचार छापते थे, जैसे युगांतर के कौन थे? तो भूपेंद्र नाथ दत्त थे, केसरी के बाल गंगाधर तिलक थे। ऐसे लोगों को पकड़ा जाने लगा कि आप ऐसे अखबार न छापिए जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि स्वदेशी आंदोलन में किस नेता की भूमिका आक्रामक राष्ट्रवाद की थी? आपको बताना है कि वह कौन सा, निम्न में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी भूमिका आक्रामक राष्ट्रवाद का था। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बीजी तिलक और फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक। बीजी तिलक का मतलब बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने ही स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा का नारा स्वदेशी आंदोलन में दिया था। एग्जाम पॉइंटर में हम देखेंगे ये गरम दल के प्रमुख नेता में से एक थे और मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिक याद रखना है, जब भी गरम दल की बात करें तो लाल, बाल, पाल, एक हो जाएंगे लाल, एक हो जाएंगे बाल और एक हो जाएंगे पाल। इन तीनों का क्या नाम था? तो लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन में अहम भूमिका थी। जो स्वराज था, जो बहिष्कार चल रहा था, जो स्वदेशी आंदोलन थी, इन सब की बहुत अहम भूमिका धीरे धीरे होते जा रही थी। जो जन आंदोलन होने लगा, जिसमें जनता आके जुड़ने लगी, महिलाएं, छात्र, लड़के सब आकर के जब स्वदेशी आंदोलन में जुड़ने लगे तो इससे हर भारतीयों का विश्वास बढ़ने लगा और यह धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन बड़े पैमाने पे बढ़ने लगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा यूपीएससी प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, हमने बात किया है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया और बंगाल विभाजन जब 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, उसी दिन स्वदेशी आंदोलन का आह्वान कर दिया गया और उसी के उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन आया, जिसका कार्य था स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का त्याग करना और उसका बहिष्कार करना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड कर्जन। यह बंगाल विभाजन का जिम्मेदार था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसने प्रशासनिक सुधार दमन नीति अपनाई। इसको ऐसा लगता था कि हम प्रशासनिक सुधार के लिए बंगाल को दो भागों में बांट रहे हैं और जब यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन बढ़ने लगा तो इसने दमन नीति अपनाई, दमनकारी नीतियां अपनाई, इसको दबाने का काम करने लगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन में कौन सा तत्व पहली बार स्पष्ट रूप से उभरा? आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो पहली बार स्पष्ट रूप से क्या उभरा? समाजवाद उभरा, आर्थिक राष्ट्रवाद या साम्यवाद या सैन्यवाद? अब जो बच्चे फैक्ट्स पढ़ते हैं, फैक्चुअल पढ़ते हैं, वो इसको पकड़ नहीं पाएंगे। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं? इलिमिनेट करते हैं। और इलिमिनेट कैसे करेंगे? तो सैन्यवाद, इसको हम काट देंगे, कहीं भी सैन्यवाद की जिक्र अभी तक हमने नहीं किया जब तक पढ़ा। साम्यवाद, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। अब प्रश्न की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक राष्ट्रवाद और समाजवाद। अब आपको बताना है इन दोनों में से बेस्ट क्या है। तो हमने बार बार कहा है कि जब भी स्वदेशी आंदोलन आता है तो उसमें राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है और इसको न समाजवाद, न धर्म निरपेक्ष, न धर्मवाद, न धर्म से जोड़ा गया, बल्कि इसको राष्ट्रवाद में बदला गया ताकि हर जाति धर्म के लोग इससे जुड़ सके। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक भी नुकसान हुआ अंग्रेजों को और यह राष्ट्रवाद में परिवर्तित भी होने लगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और प्यारे बच्चों, आज का एग्जाम पॉइंटर में देखेंगे हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, देशी उद्योगों को समर्थन मिला और औपनिवेशिक शोषण का विरोध हुआ। औपनिवेशिक शोषण, जो विदेशी जो थे, जो अंग्रेज थे, वो भारत का जो शोषण कर रहे थे, उसका भी विरोध धीरे धीरे होने लगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा स्वदेशी आंदोलन के समय अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो हमने पढ़ा था कि युगांतर जो था वह बंगाली भाषा में था, लेकिन जब अमृत बाजार पत्रिका की बात आती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
अंग्रेजी। यह किस लैंग्वेज में था, किस भाषा में था, तो यह अंग्रेजी की पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका। यह पत्रिका राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करती थी। कौन सी पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका। ब्रिटिश नीति की आलोचना करती थी कि जो ब्रिटिश नीति है, जो अंग्रेजी नीति है, वह अच्छी नहीं है, बल्कि यह दमनकारी नीति है और किसी भी चीज का दमन करना अच्छा बात नहीं होता है। आप एक वे में चलिए, एक व्यू में चलिए, लेकिन आप किसी चीज को सीधा दबा दें, यह बेहतर चीज नहीं है। जिस वजह से इन सारे पत्रिकाओं पे धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया? रोक लगाना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वदेशी आंदोलन में राखी दिवस का आयोजन किस उद्देश्य से हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हम सब लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में रक्षाबंधन की शुरुआत की, ताकि हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखाया जा सके और बढ़ावा मिल सके। धार्मिक एकता नहीं, कभी भी धार्मिक एकता नहीं होगा, क्योंकि धर्म से इसको नहीं जोड़ा गया। सांप्रदायिक विभाजन, सामाजिक एकता, राजनीतिक समझौता, तो यह सामाजिक एकता था कि हर समाज के लोग एक दूसरे से जुड़े और अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो कि एक सिर्फ रेखा खींच देना हम भारतीयों को नहीं बांटा जा सकता है, बल्कि यह रेखा जो है यह भारतीयों को और मजबूती से आगे बढ़ने पे मजबूर कर रहा है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बनाए रखने के लिए रक्षाबंधन का शुरुआत किया गया। बंगाल विभाजन का विरोध के रूप में भी रक्षाबंधन का इस्तेमाल किया गया। आपको याद रखना है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखने के लिए और बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके विरोध के लिए इसका उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कांग्रेस की भूमिका। आपको बताना है, चार ऑप्शन होंगे और उन चारों में से आपको बेस्ट चुनना है कि आखिर कांग्रेस जो उस समय थी 1905, 6, 7, 8 में, उस समय कांग्रेस की किस प्रकार की भूमिका थी। जो लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग रट्टा लगाते हैं उनसे यह प्रश्न बिल्कुल बनने वाला नहीं है। उनको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, कंसेप्ट होता क्या है। निष्क्रिय थी, विभाजित लेकिन लोक नेतृत्वकारी थी, केवल नरम दल की थी, केवल गरम दल की थी। तो हमें पता है कि 1907 में कांग्रेस दो भागों में बंट जाता है, एक नरम दल और एक गरम दल। तो विभाजित तो हो गई जब नरम दल गरम दल में बटी तो, लेकिन नेतृत्वकारी थी। जिसने भी किया सबने आंदोलन का सहयोग किया। जैसे ही गरम दल अलग हो जाता है, नरम दल अलग हो जाता है, तो नरम दल अपने तरीके से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाता है और गरम दल अपने तरीके से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाता है। इसलिए विभाजित लेकिन नेतृत्वकारी थी। यह प्रश्न कितना बेहतरीन है आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं और यूपीएससी प्री 2011 का है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इससे पहले हम एग्जाम पॉइंटर देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के समय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित थी। बिल्कुल 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजित हुई थी। गरम दल जैसे कि सक्रिय प्रतिरोध, गरम दल ने क्या किया गया? सक्रिय प्रतिरोध किया, बहिष्कार किया और विरोध में जोर, जैसे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और साथ में बाल गंगाधर तिलक, ये त्रिमूर्ति कहलाते थे गरम दल के। गरम दल के त्रिमूर्ति लाल बाल पाल, आपको बिल्कुल याद रखना है। नरम दल ने क्या किया? तो शांतिपूर्ण और संवाद के माध्यम से सुधार चाहने वाले लोगों के साथ आए और उनका कहना था कि हम शांतिपूर्ण और संवाद से क्या करेंगे? इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस नेतृत्वकारी थी क्योंकि उसने आंदोलन की नीति, दिशा और संगठन प्रदान किया। एक ऐसी संगठन के रूप में कांग्रेस थी जिससे अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि यह जो संगठन है वह धीरे धीरे हम पे खतरा बढ़ाए जा रहा है। निष्क्रिय नहीं थी लेकिन पूरे आंदोलन में रणनीतिक मतभेद थे। क्या निष्क्रिय नहीं थी? तो जो कांग्रेस था वह निष्क्रिय नहीं था, लेकिन पूरे आंदोलन में रणनीतिक मतभेद थे। यानी कि गरम दल को अपना रणनीति लगता था, नरम दल को अपना रणनीति लगता था। नरम दल अपने तरीके से चलना चाहता था, गरम दल अपने तरीके से चलना चाहता था। जब दो लोगों की रणनीति अलग अलग होगी तो मतभेद पैदा होगा ही। तो उम्मीद है कि आप बेहतर से समझ पा रहे होंगे, और यदि आप नए हैं, आपने अभी अभी वीडियो को देखना शुरू किया है, तो कृपया जाकर के सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तभी जाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। और यदि आप वास्तव में सफलता चाहते हैं तो जीएस सारथी अड्डा आपके साथ आपका सारथी बन के खड़ा रहेगा और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वदेशी आंदोलन में किस वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक थी?
इन चारों में से आपको बताना है जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसमें सबसे ज्यादा किस वर्ग की भागीदारी थी? किसान। तो किसान मजदूर की भागीदारी कम थी, क्योंकि किसान और मजदूर अपने गरीबी से जूझ रहे थे, इस वजह से ये लोग मिल नहीं पाए और संचार का भी माध्यम बहुत कम था, बातें इन लोगों के पास पहुंच नहीं पाई, ग्रामीणों के पास बातें पहुंच नहीं पाई, जिस वजह से ये लोग स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सके। जमींदार भी, लेकिन शिक्षित मध्यम वर्ग जो था ना, इसने बहुत जबरदस्त तरीके से भाग लिया। शिक्षित मध्यम वर्ग ने जबरदस्त तरीके से भाग लिया, इसलिए होगा इसका आंसर शिक्षित मध्यम वर्ग। और इनको आगे इसलिए रखा गया ताकि लगता था लोगों को कि ये लोग शिक्षित हैं, ये चीज़ों को समझेंगे, बातों को समझेंगे और किसी भी चीज़ को किस योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है, इन सब चीज़ों को ये लोग जानते हैं। इस वजह से शिक्षित मध्यम वर्ग इसका आंसर होगा। शिक्षित मध्यम वर्ग ने आंदोलन का मूल नेतृत्व किया, बिल्कुल सही बात है। उनके पास शिक्षा, विचार और संसाधन थे, जिससे उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और देसी उद्योग को बढ़ावा दिया। यानी कि जो भी शिक्षित वर्ग थे उनके पास विचार भी था, शिक्षा भी था, संसाधन भी था और इस आधार पे वो लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते हैं और देसी उद्योग को बढ़ावा देते हैं कि कैसे कैसे हम किस रणनीति से आगे बढ़ें कि हम सफल हो सके इस आंदोलन में। किसान और मजदूर भी शामिल हुए, पर प्रभाव और नेतृत्व मुख्यतः शिक्षित वर्ग का ही था, क्योंकि किसान और मजदूर जहां तहां से थोड़ा बहुत संख्या में इसमें क्या करते हैं, भाग ले पाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। प्यारे बच्चों, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको ये सेशन बेहतर लग रहा है, आपको लग रहा है कि जीएस सारथी अड्डा एक बेहतर कंटेंट के साथ आपकी सफलता का सारथी हो सकता है, आपको सफलता के मार्ग तक पहुंचाने के लिए, सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए आपका सारथी हो सकता है, तो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस नेता को लोकमान्य कहा गया? आपको बताना है कि वो गोखले थे या फिर तिलक जी थे, जिन्हें बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है, या पटेल जी थे या सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक, और इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। तो इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम पॉइंटर में देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहा गया। वे गरम दल के नेता और स्वदेशी आंदोलक के प्रेरक थे। उन्होंने सार्वजनिक भाषण और पत्रिकाओं के माध्यम से जनता को आंदोलन में जोड़ा। वो सार्वजनिक भाषण देते थे, अपनी पत्रिका केसरी जैसे पत्रिकाओं में उन्होंने क्रांतिकारी को पैदा किया, क्रांतिकारी जो बातें थी उसको लिखा, लोगों के अंदर जोश भरते थे, जिससे लोग इस आंदोलन में कूदते थे, आगे बढ़ते थे। इसी वजह से पत्रिकाओं को रोकने के लिए 1908 में एक पत्रिका एक्ट आता है, जिससे ऐसी क्रांतिकारी पत्रिकाओं पे रोक लगाए जाने लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा आंदोलन साथ साथ चला? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आज के जो भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी प्रश्न बिल्कुल कंसेप्चुअल हैं। आप यदि एक बार हमारे साथ कर लेंगे इस पूरे प्रश्न को, इस पूरे सीरीज को, तो स्वदेशी आंदोलन में फिर दोबारा पलट कर मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जब भी प्रश्न आएंगे आप कंफ्यूजन में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे नहीं कि नए प्रश्न कैसे, कितना हो नया प्रश्न बना, थोड़ा सा आप सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, आप आंसर लगा के निकल जाएंगे। इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा आंदोलन साथ साथ चला? तो वह कौन सा आंदोलन था जो साथ साथ चला? तो स्वदेशी के साथ हमें पता है कि बहिष्कार आंदोलन ही चला। इधर स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम पॉइंटर में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य हथियार था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यह बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में क्या शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, जिससे बहिष्कार आंदोलन जुड़ा हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन का मुख्य हथियार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्वदेशी आंदोलन के समय स्वराज का अर्थ क्या था? आपको बताना है कि जो स्वराज 1906 में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज जब भी कहे तो आपको सीधे याद रखना है 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। यहाँ सिर्फ स्वराज की बात है और स्वराज जब भी कहे तो 1906 आपको याद रखना है। और 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था और उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज का मांग किया था। और स्वराज का मतलब उस समय था 1906 में,
6 के आसपास, उसका मतलब होता था डोमिनियन स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, डोमिनियन स्टेट। पूर्ण स्वतंत्रता जो ऑप्शन नंबर ए में है, यह 1929 में इसकी मांग होती है और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सब चीज़ों पे, इन सारी बातों पे हमने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था उस पर अच्छे से बात किया है कि कैसे रावी नदी के तट पे 12 बजे रात को झंडा फहराते हैं, और जो भी बातें हैं वो वहाँ कर चुके हैं। यदि आप नए हैं तो जाइए और पीछे वाले सेशन को आप देखिए, आप बिल्कुल चीज़ों को बेहतर ढंग से कंसेप्ट के साथ समझते चलेंगे और आपका हर प्रश्न आपको कंसेप्ट देगा और प्रश्न के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी और कंटेंट भी क्लियर होते चला जाएगा। अब इसमें एग्जाम पॉइंटर होगा और उसको देखेंगे। स्वराज का अर्थ था अपने देश का शासन अपने हाथ में ले लेना। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग धीरे धीरे विकसित हुई। पहले स्वराज की मांग हुई और फिर धीरे धीरे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भारतीय करते चले गए। यह अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक जागरूकता की एक नई सीढ़ी बनी। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों की राजनीतिक जागरूकता की नींव था यह। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था। आपको बताना है जो स्वदेशी आंदोलन था उसका प्रत्यक्ष रूप से परिणाम क्या था। स्वराज था, बंगाल विभाजन रद्द था, होम रूल था, संविधान था। तो जो स्वदेशी आंदोलन था इससे इतना नुकसान हुआ, इतनी मुसीबतें आई और इस लेवल का ये जन आंदोलन होने लगा कि धीरे धीरे अंग्रेजों को ये बात समझ में आने लगी कि बंगाल विभाजन जो है उसको रद्द करना पड़ेगा। और बंगाल विभाजन रद्द 1911 में कर दिया जाता है। कब किया जाता है, 1911 में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको रद्द कर दिया जाता है। एग्जाम पॉइंटर में देखेंगे, आंदोलन और जनता के बाद के कारण 1905 का बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हो गया। यहाँ बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट बन जाते हैं कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, तो 1911 में हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो 1905 में हुआ। डेट आपको याद रखना है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर आपको जरूर याद रखना है, इसी दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण थी। आपको बताना है कि जो छात्र कॉलेज वगैरह सरकारी संस्था छोड़ करके इस आंदोलन में कूद गए थे उनकी भूमिका क्या थी। वे हिंसक थे, बिल्कुल नहीं। वे शिक्षित थे, हाँ जब छात्र हैं तो शिक्षित थे। वे संख्या में अधिक थे, ऐसी कोई बात नहीं है। वे सरकारी कर्मचारी थे तो नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वे शिक्षित थे। और उनके आने से आंदोलन का एक नया मोड़ मिला, आंदोलन को एक नया मोड़ मिला, इसलिए आंसर होगा कि वे शिक्षित थे। छात्रों की भूमिका थी कि वे शिक्षित थे और वो चीजों को बेहतर ढंग से सोच सकते थे और एक नई दिशा, नए आयाम के तरीके से स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ा सकते थे। एग्जाम पॉइंटर में हम देखेंगे, छात्रों ने संगठनों और सार्वजनिक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। शिक्षित होने के कारण उन्होंने विचार और प्रचार में योगदान दिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस शहर को केंद्र माना जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू का हुआ था बंगाल में, और इन चारों में से बंगाल का कौन सा शहर है, तो कोलकाता है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी हम लेकर के चलेंगे, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। मद्रास भी था, मुंबई भी था, महाराष्ट्र था, ऐसे बहुत ऐसे जगह थे जहां इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन मूलतः बंगाल और कलकत्ता ही माना जाएगा। एग्जाम पॉइंट में, बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता आंदोलन का केंद्र था, यानी बंगाल विभाजन जो हुआ उसमें जो स्वदेशी आंदोलन था उसका केंद्र कलकत्ता था। राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का हब भी था, यानी कि जो राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों गतिविधियां थी इन सबका भी हब या केंद्र कोलकाता ही हुआ करता था। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वदेशी आंदोलन का दीर्घकालीन प्रभाव क्या था। आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन का दीर्घकालीन प्रभाव क्या था, यानी कि लंबा, बहुत लंबा प्रभाव क्या हुआ। ब्रिटिश शासन समाप्त हो गई, नहीं, ब्रिटिश शासन तो बहुत समय के बाद समाप्त हुई। गांधी युग की नींव रखी गई, संविधान का निर्माण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। एक प्रश्न हम बार बार आपको बताते आए हैं और वह ये होता है कि स्वदेशी आंदोलन के आधार पे ही 1920 का जो असहयोग आंदोलन गांधी जी का था वह उसी के रास्ते पे चला था। और 1920 का जो असहयोग आंदोलन था उसमें भी गांधी जी ने कहा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और स्वदेशी को अपनाओ, और खादी का प्रचार प्रसार उस समय भी किया गया था। तो इसलिए गांधी युग की नींव स्वदेशी आंदोलन बनती है। तो स्वदेशी आंदोलन क्या बनता है, तो गांधी युग का नींव बनता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप प्रश्न को करके आप खुद सोच रहे होंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा
लेकिन जब आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, आप यहाँ क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे होंगे, तो आपको पता लग रहा होगा कि कंटेंट में कितना दम है और कंटेंट कैसे बनाया जाता है। कंटेंट ऐसे बनाओ कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठो तो आपको लगे कि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कर रखा है। कंटेंट का मतलब सिर्फ वन लाइनर नहीं होता है, कंटेंट का मतलब सिर्फ फैक्चुअल नहीं होता है। फैक्चुअल कुछ प्रश्न रहते हैं, बाकी आज का जो भी एग्जाम हो रहा है वो कंसेप्ट पे है। आप कितना चीजों को समझ पाए हैं उसके बीच से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और आपको आंसर देना पड़ेगा। इसका एग्जाम पॉइंटर देखेंगे, आंदोलन ने सत्याग्रह और हिंसा की रणनीति का आधार तैयार किया। ठीक है, हिंसा नहीं, अहिंसा की रणनीति का आधार तैयार किया। गांधी युग में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी गांधी जी ने भी आंदोलन और जो यह सत्याग्रह था उसको अहिंसक बनाया और अपने हर आंदोलन में वह अहिंसा का प्रयोग करते चले गए और इसी रणनीति पे वो आगे बढ़ते चले गए। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार किसका था? आपको बताना है कि किस चीज का बहिष्कार था। केवल कर का था, केवल नौकरियां थी, विदेशी वस्तुएं थी, भारतीय वस्तुएं थी। आप यहां भी बेहतर ढंग से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आप चीजों को यदि ढंग से देखेंगे तो केवल कर होगा नहीं। भारतीय वस्तु क्यों होंगी भाई? भारतीय वस्तु को तो हमें करना था, स्वदेश की बात थी। केवल नौकरियां नहीं, विदेशी वस्तुएं, जितनी विदेशी वस्तुएं थी उन सब का बहिष्कार कर देना था, ताकि अंग्रेज की आर्थिक स्थिति चरमरा जाए और अंग्रेज को मजबूरन यहां से भागना पड़े। विदेशी कपड़ा, किताब और अन्य उत्पादों का भी बहिष्कार हुआ था, नमक का भी बहिष्कार हुआ था। इसका उद्देश्य देशी उद्योग को बढ़ावा देने का था। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वदेशी आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार क्यों चिंतित हुई? जब स्वदेशी आंदोलन भारत में चल रहा था तो ब्रिटिश सरकार चिंतित क्यों हो गई? उसे चिंता किस बात की सताने लगी? सैन्य कमजोरी? ऐसी बात नहीं थी। आर्थिक नुकसान? तो सबसे ज्यादा उन्हें आर्थिक नुकसान ही हुआ था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक नुकसान। अंतर्राष्ट्रीय दबाव या कांग्रेस नीति? तो इसका ऑप्शन बी होगा, आर्थिक नुकसान उन्हें बहुत ज्यादा हुआ था। एग्जाम पॉइंटर में देखेंगे, बहिष्कार से ब्रिटिश कपड़े और व्यापार पर असर पड़ा। आर्थिक नुकसान ने प्रशासन को आंदोलन रोकने के लिए कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया कि अब इस आंदोलन का दमन करना ही पड़ेगा, और ब्रिटिश सरकार कठोर कदम उठाती है। और पीछे वाले एक प्रश्न में ऐसे ही कंसेप्चुअल प्रश्न में पूछा था कि क्रांतिकारियों को यह आंदोलन धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन क्यों होने लगा? तो इनकी दमन नीति थी। उसका आंसर भी हमने दिया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? इसके बाद 5 प्रश्न और करेंगे। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम स्वदेशी आंदोलन को खत्म ही कर देंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? किसान, मजदूर, ब्रिटिश व्यापारी या जमींदार? तो सबसे ज्यादा कौन? जब बहिष्कार हुआ, बहिष्कार किसका हुआ? विदेशी वस्तुओं का हुआ, और जब विदेशी वस्तुओं का हुआ तो विदेशी या ब्रिटिश व्यापारी जो होंगे वही ना होंगे, तो सबसे ज्यादा प्रभावित ये ब्रिटिश व्यापारी होते हैं। एग्जाम पॉइंटर में, बहिष्कार और राष्ट्रीय चेतना से ब्रिटिश व्यापारियों के लाभ में कमी आ गई। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन में कौन सा विचार सबसे प्रमुख था? बताना है आपको कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो इन चारों में से कौन सा विचार सबसे प्रमुख था? हिंसा, समझौता, आत्मनिर्भरता, साम्राज्यवाद? तो बार बार हम बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात कर ले, आत्मनिर्भरता की बात कर ले, ये सारे प्रश्न का आंसर होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भरता। यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, स्वदेश की तरफ लौटना है, और जब स्वदेश की तरफ आप लौटेंगे, आपकी आवश्यकता होगी तो आप नए नए मिलों का क्या करेंगे? मिल खोलेंगे, नई नई वस्तुओं का निर्माण करेंगे और आप खुद आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे। इसका एग्जाम पॉइंटर है, देसी उत्पाद अपनाओ आंदोलन आत्मनिर्भरता की नींव बन गया। आर्थिक स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ जोड़ा गया, यानी कि जो आर्थिक स्वतंत्रता थी उसको राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ भी जोड़ दिया गया। स्वदेशी आंदोलन की विरासत क्या मानी जाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको बताना है जो स्वदेशी आंदोलन था उसका विरासत क्या था, उसका नींव क्या था, उसकी मजबूती क्या थी? ऑप्शन है क्रांति, गांधी आंदोलन, संविधान, औद्योगिक नीति। तो उसका विरासत ये था, उसका प्रभाव ये हुआ कि गांधी जी ने उसी आधार पे असहयोग आंदोलन शुरू किया था और धीरे धीरे वो आंदोलन की नींव डालते चले गए और वो स्वदेशी आंदोलन से बहुत प्रेरित थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने सत्याग्रह, अहिंसा और जन भागीदारी की नींव रखी। गांधी आंदोलन उसी विचारधारा का विस्तृत रूप था। जो स्वदेशी आंदोलन था उसी का विस्तृत रूप गांधी जी का जो विचारधारा था।
अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा नारा लोकप्रिय हुआ? बहुत बढ़िया। तो एक नारा हम लोगों ने पढ़ा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। यह किसने कहा था? तो यह बात बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब वह कौन सा एक नारा है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गया था और लोगों को के अंदर राष्ट्रवाद पैदा करता था? तो वह था वंदे मातरम। वंदे मातरम, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, उससे पहले एग्जाम पॉइंटर देख लेंगे थोड़ा सा। लोक लुभावन और प्रेरक नारा था यह, लोगों को लुभाता था और यह एक प्रकार का प्रेरणा देता था। इससे जन जागरूकता हुई और देशभक्ति की भी क्या हुई, अंदर से देशभक्ति भी जगी, जिससे लोग आकर के स्वदेशी आंदोलन में जुड़ने लगे। तो यही नारा बना वंदे मातरम। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वदेशी आंदोलन को इतिहास में कैसे देखा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन को इतिहास में कैसे देखा जाता है? यह असफल आंदोलन था, सीमित आंदोलन था, निर्णायक मोड़ था या धार्मिक आंदोलन था? असफल तो नहीं कर सकते हैं। यदि यह असफल होता तो इसका कॉपी या फिर इससे प्रेरणा लेकर के गांधी जी आगे क्यों बढ़ते अपने आंदोलन में? सीमित आंदोलन भी नहीं था क्योंकि यह अन्य जगहों पे भी फैला था। धार्मिक आंदोलन भी नहीं था क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम के जोड़ने के काम किया गया। तो यह एक निर्णायक मोड़ था, यह एक निर्णायक मोड़ था जहां से भारतीयों को यह लगने लगा कि स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ हम और भी यदि आंदोलन आगे बढ़ाएं तो हम निश्चित ही जीत हासिल कर सकते हैं। तो यह एक निर्णायक मोड़ बन के उभरा। पहला बड़ा आंदोलन जिसने जन आंदोलन, बहिष्कार और राष्ट्रीय चेतना को जोड़ा। आपको ये तीनों लाइन याद रखना है, यहां से कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जन आंदोलन जोड़ा, बहिष्कार करने की क्षमता बढ़ाई, राष्ट्रीय चेतना को जोड़ा कि हमें राष्ट्र के प्रति कैसे सजग रहना है। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या दिया? आपको बताना है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होती है, जो यहाँ से आंदोलन की शुरुआत होती है, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर से आपका भारत छोड़ो आंदोलन या फिर जिस भी प्रकार का जो आंदोलन होता है, जो भी सत्याग्रह होता है, इन सब में स्वदेशी आंदोलन का क्या भूमिका रहा है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, स्वराज दिया, संविधान दिया, जन चेतना दी या सैन्य शक्ति दी। सैन्य शक्ति तो इसने दिया नहीं, स्वराज की बात तो हुई थी, संविधान की बात कहीं नहीं हुई, जन चेतना, यहाँ दो लोग फंसेंगे, या तो ऑप्शन नंबर ए या फिर सी में। तो स्वराज की बात हुई थी, डोमिनियन स्टेट की बात हुई थी, लेकिन इसने सबसे ज्यादा क्या दिया? तो जन चेतना दिया। जनता इससे जुड़ी और जनता को लगा कि अंग्रेज हमें लूट रहे हैं और हम अपने ही घर में बंधक बना करके रखे जा रहे हैं, अपने ही घर अपने ही धन पे हमारा अधिकार नहीं है, जिस वजह से जनता में चेतना आई। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन चेतना। आंदोलन ने जनता को संगठित रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव को मजबूत किया। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थी उसको नींव दिया और उसकी नींव को मजबूत किया। तो चलिए, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन 1905 के 85 प्रश्नों को किया, जिसको बहुत बेहतरीन ढंग से किया और इसमें हमने हर प्रश्न के साथ एग्जाम पॉइंटर भी बनाया था और एग्जाम पॉइंटर को ऐसे शेड्यूल्ड किया गया था, ऐसे बनाया गया था कि हर एग्जाम पॉइंटर के एक लाइन से प्रश्न बनते हैं। और फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ हम लोगों ने कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन बनता है इस पे भी चर्चा किया। इसीलिए हम कहते हैं कि कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। यदि आपको रिजल्ट क्लियर करना है तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जीएस सारथी अड्डा से जुड़ना होगा, क्योंकि प्रश्न के साथ ही कंसेप्ट ऐसे क्लियर कराता है कि प्रश्न भी आपको याद हो जाएगा और उससे और क्या क्या नए नए प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, कैसे प्रश्नों के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। इन सभी बातों पे चर्चा की जाती है, इन सभी बातों को आपके सामने रखा जाता है और एक बेहतर विकल्प के साथ आप इसको चुन सकते हैं और आप अपने साथ जोड़ सकते हैं जीएस सारथी अड्डा को, जो आपका सारथी बनके आपके सफलता के शिखर तक चलेगा। आप सफल होइए, यही हमारी कामना है। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।